नमस्कार दोस्तों। क्या सच में कोई ऐसी जड़ी बूटी थी जो मौत को भी हरा सकती थी? क्या सच में एक इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण में जिस संजीवनी बूटी का जिक्र मिलता है, उसके पीछे कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि लक्ष्मण बेहोश हुए और हनुमान जी एक पहाड़ उठा लाए। असली सवाल तो यहां से शुरू होता है। अगर ऐसी कोई जड़ी सच में मौजूद थी, तो वो आज कहां है? क्या किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? और अगर ये सिर्फ एक कहानी है, तो फिर हजारों सालों से लोग इसे सच क्यों मानते आ रहे हैं? सोचकर देखो, आज की मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, फिर भी हम किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदगी नहीं दे सकते। तो क्या हजारों साल पहले ऐसा पॉसिबल था, या फिर हम इस कहानी को गलत समझ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजीवनी बूटी सच में कोई चमत्कार थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे आज तक हम समझ ही नहीं पाए? और यही वो पॉइंट है जहां से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब हमें इस कहानी को बिलीफ की तरह नहीं बल्कि लॉजिक के साथ समझना होगा। अब अगर हम इस पूरी कहानी को थोड़ा ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि संजीवनी बूटी का जिक्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग रूपों में कई ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। और हर जगह इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में बताया गया है जो लगभग नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। रामायण में कहा जाता है कि यह बूटी हिमालय के किसी खास पर्वत पर उगती थी, जिसे द्रोणगिरी कहा गया, और वहां हर तरह की विशेष जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। मृता संजीवनी, विशल्यकर्णी, संधानकर्णी और सुवर्णकर्णी, जिनमें से मृता संजीवनी को सबसे शक्तिशाली माना गया, यानी ऐसी जड़ी जो मृत व्यक्ति को भी जीवन दे सके। अब सोचो, क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम था, या सच में ऐसी कोई औषधि मौजूद थी? क्योंकि अगर हम आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा को देखें, तो वहां भी कई ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है जो शरीर को रिवाइव करने, ऑर्गन रिपेयर करने और लाइफ सेविंग कंडीशंस में काम आती थी। लेकिन यहां सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि रिवाइव करना और डेड बॉडी को वापस जिंदा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मण वास्तव में मरे नहीं थे, बल्कि एक क्रिटिकल अनकॉन्शियस स्टेट में थे, जहां शरीर की सारी एक्टिविटीज बहुत धीमी हो जाती हैं और सही समय पर सही इलाज मिलने से व्यक्ति वापस आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा था, तो फिर इस पूरी घटना को मृत्यु से वापस लाना क्यों कहा गया? क्या उस समय के लोगों को मेडिकल साइंस की इतनी समझ नहीं थी, या फिर उन्होंने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया? अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हिमालय आज भी दुनिया के सबसे रेयर मेडिसिनल प्लांट्स का घर माना जाता है। कई ऐसी जड़ी बूटियां यहां पाई जाती हैं जिनके इफेक्ट्स आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में भी सरवाइव करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अचानक बदल सकते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है कि संजीवनी बूटी वास्तव में कोई ऐसी रेयर हर्ब रही हो जो उस समय मौजूद थी, लेकिन समय के साथ खत्म हो गई? या फिर वो आज भी कहीं छिपी हुई है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं? अब यहीं से इंटरनेट और लोगों की कहानियां शुरू होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय में ऐसी जड़ी देखी है जो रात में चमकती है। कुछ कहते हैं कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक खास समय पर ही दिखाई देती है, और कुछ तो यह भी कहते हैं कि यह जड़ी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित रखी गई है, ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से हासिल न कर सके। लेकिन सवाल वही है, क्या इन दावों का कोई सबूत है, या ये सिर्फ कहानियां हैं जो बार बार दोहराने से सच जैसी लगने लगती हैं? क्योंकि अगर हम गौर करें तो हर मिस्ट्री के साथ एक पैटर्न जुड़ा होता है। पहले एक छोटी सी घटना होती है, फिर उसे अलग अलग लोगों द्वारा अलग तरीके से बताया जाता है, और धीरे धीरे वह एक विश्वास बन जाती है। और संजीवनी बूटी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी भी एक चीज साफ नहीं होती, अगर यह सिर्फ एक कहानी है, तो फिर हनुमान जी द्वारा पूरा पहाड़ उठाने वाली घटना को हम कैसे समझें? क्या यह एक मेटाफोर था, या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन मीनिंग छिपा है? क्योंकि लॉजिकली सोचो,
अगर किसी इंसान को एग्जैक्ट जड़ी पहचानने में समस्या हो तो वह पूरा पहाड़ क्यों उठाएगा? क्या ये उस समय की अर्जेंसी को दिखाने का तरीका था, या फिर ये बताने की कोशिश कि नॉलेज की कमी में इंसान एक्सट्रीम्स तक चला जाता है? और यही वो पॉइंट है जहां कहानी धीरे धीरे मिथ से रियलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगती है। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ क्लेम्स और कहानियां देखी, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि इनमें से क्या सच हो सकता है, क्या एग्जैजरेशन है और क्या पूरी तरह इमेजिनेशन। क्योंकि अगर हम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हैं तो हमें इसे ब्लाइंड बिलीफ की तरह नहीं, बल्कि लॉजिक, साइंस और एविडेंस के साथ एनालाइज करना होगा। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली ट्विस्ट, जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। अब अगर हम इस पूरी कहानी को इमोशंस और बिलीफ से हटाकर प्योरली लॉजिक और साइंस के नजरिए से देखें, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या सच में किसी मृत व्यक्ति को वापस जिंदा किया जा सकता है? क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से मृत्यु का मतलब होता है शरीर के वाइटल सिस्टम्स का परमानेंटली बंद हो जाना, खासकर ब्रेन एक्टिविटी का खत्म हो जाना। और एक बार अगर ब्रेन डेड हो जाए तो आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है डेथ और नियर डेथ स्टेट के बीच का फर्क। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह मृत नहीं होता, बल्कि उसका शरीर एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां उसकी ही ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटी इतनी धीमी हो जाती है कि वह लगभग मृत जैसा दिखाई देता है। और अगर उस समय सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वह व्यक्ति वापस नॉर्मल हो सकता है। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। आज भी कई केसेस में डॉक्टर्स किसी मरीज को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करने से पहले मल्टीपल टेस्ट्स करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे कई केसेस मिल चुके हैं जहां लोग कुछ समय बाद खुद ही रिवाइव हो गए, यानी वो एक्चुअली मरे नहीं थे बल्कि एक एक्सट्रीम अवस्था में थे। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को रामायण की उस घटना से जोड़कर देखें, वो एक पॉसिबिलिटी यह बनती है कि लक्ष्मण वास्तव में मरे नहीं थे, बल्कि एक ऐसी क्रिटिकल अनकॉन्शियस स्टेट में थे जहां उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। और वही काम उस संजीवनी बूटी ने किया। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि अगर संजीवनी सिर्फ एक लाइफ सेविंग हर्ब थी तो फिर उसे मृत संजीवनी यानी मृत को जीवित करने वाली क्यों कहा गया? क्या उस समय के लोगों के पास मेडिकल टर्म्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे चमत्कार मान लिया? या फिर यह जानबूझकर एग्जैजरेशन किया गया ताकि उस घटना को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके? अब अगर हम हर्ब्स और प्लांट्स की दुनिया में जाएं, तो पाएंगे कि कुछ प्लांट्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के सिस्टम को तेजी से एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हार्ट अटैक के दौरान तुरंत दी जाती है ताकि हार्ट को रिस्टार्ट किया जा सके। कुछ ड्रग्स ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकती हैं, और कुछ रेयर कंपाउंड्स शरीर की रिकवरी प्रोसेस को ड्रास्टिकली फास्ट कर देते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है कि संजीवनी बूटी वास्तव में कोई ऐसी रेयर मेडिसिनल प्लांट रही हो जिसमें पावरफुल बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद थे जो किसी डाइंग व्यक्ति को रिवाइव कर सकते थे? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, अगर ऐसी कोई जड़ी सच में थी तो आज वह कहां है? क्योंकि अगर वह इतनी पावरफुल होती तो मॉडर्न साइंस अब तक उसे खोज चुकी होती और मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन आ चुका होता। लेकिन रियलिटी यह है कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट को ऐसी कोई वेरीफाइड हर्ब नहीं मिली है जो डेड बॉडी को रिवाइव कर सके। यहां तक कि हिमालय जैसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में भी एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुकी है, लेकिन संजीवनी जैसी किसी भी जड़ी का कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया। अब कुछ लोग यहां आर्गुमेंट देते हैं कि शायद वह जड़ी समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके कुछ ट्रेसेस, रेफरेंसेस या जेनेटिक एविडेंस जरूर मिलते जो अब तक नहीं मिले। तो क्या इसका मतलब यह है कि संजीवनी बूटी पूरी तरह फिक्शनल है? जरूरी नहीं, क्योंकि एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, और वही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि शायद संजीवनी बूटी कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं थी, बल्कि एक कॉन्सेप्ट था, एक सिंबल था जो उस समय की एडवांस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि प्राचीन भारत में आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान काफी विकसित था और उस समय के वैद्य शरीर
औषधि और प्रकृति के बीच के संबंध को बहुत गहराई से समझते थे। तो क्या यह पॉसिबल है कि संजीवनी एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन थेरेपी रही हो, जिसमें कई हर्ब्स, टेक्निक्स और मेथड्स का यूज किया जाता था, जिसे बाद में एक सिंगल मिरेकुलस ब्यूटी के रूप में सिंप्लीफाई कर दिया गया? क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है। कॉम्प्लेक्स नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे सिंपल और सिंबॉलिक फॉर्म में बदल दिया जाता है, और धीरे धीरे वह सिंबल एक लिटरल ट्रूथ बन जाता है। अब अगर हम इस एंगल से सोचें, तो हनुमान जी द्वारा पूरा पहाड़ उठाने वाली घटना भी एक मेटाफोर हो सकती है, जो यह दिखाती है कि जब नॉलेज लिमिटेड हो तो इंसान पूरा सिस्टम साथ लेकर आता है ताकि कुछ मिस ना हो। लेकिन यहां फिर वही सवाल आता है, क्या हम इस कहानी को सिर्फ मेटाफोर मानकर डिसमिस कर दें, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्योंकि हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि कई डिस्कवरीज पहले मिथक मानी जाती थी और बाद में साइंस ने उन्हें प्रूव किया। तो क्या संजीवनी बूटी भी ऐसा ही एक रहस्य है जो अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, या फिर यह सिर्फ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंसान अपनी कल्पना और विश्वास से एक साधारण घटना को चमत्कार में बदल देता है? और यहीं पर यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ संजीवनी बूटी का नहीं रहा, बल्कि हमारी सोच का हो गया है कि हम किसी भी चीज को कैसे समझते हैं, लॉजिक से या बिलीफ से। और यही वह पॉइंट है जहां से हमें मिथ और रियलिटी के बीच की उस पतली सी लाइन को पहचानना होगा, जो अक्सर हमें दिखती तो है लेकिन समझ में नहीं आती। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक कदम पीछे हटकर देखें, तो पता चलता है कि संजीवनी बूटी का रहस्य सिर्फ एक जड़ी बूटी का नहीं है, बल्कि यह उस तरीके का उदाहरण है जिससे इंसान किसी भी घटना को समझता है और धीरे धीरे उसे एक सत्य में बदल देता है। क्योंकि ध्यान से देखो, शुरुआत हमेशा एक छोटी सी घटना से होती है, एक ऐसा अनुभव जिसे लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते, जैसे किसी घायल व्यक्ति का अचानक ठीक हो जाना या किसी खास औषधि से असंभव लगने वाली रिकवरी। अब उस समय जब साइंटिफिक टूल्स, लैब टेस्टिंग और मेडिकल डेफिनेशंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोग उस घटना को कैसे एक्सप्लेन करते? नेचुरली उन्होंने उसे चमत्कार कहा, और यही वह पहला स्टेप होता है जहां मिथ पैदा होता है। अब दूसरा स्टेप आता है रेपिटिशन। जब एक ही कहानी बार बार अलग अलग लोगों द्वारा सुनाई जाती है, हर बार उसमें थोड़ा बदलाव होता है, थोड़ा एग्जैजरेशन जुड़ता है, और धीरे धीरे वह एक सिंपल घटना से बढ़कर अलौकिक घटना बन जाती है। और फिर तीसरा स्टेप आता है बिलीफ सिस्टम, जहां लोग उस कहानी को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं और उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि वह उनके कल्चर, धर्म और पहचान का हिस्सा बन चुकी होती है। और यही पैटर्न हमें संजीवनी बूटी के मामले में भी दिखाई देता है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंसान का दिमाग खुद ही ऐसी कहानियों को सच मानने के लिए वायर्ड होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। उसे हर चीज का क्लियर आंसर चाहिए, और जब उसे आंसर नहीं मिलता तो वह खुद ही एक एक्सप्लेनेशन बना लेता है। और अगर वह एक्सप्लेनेशन इमोशनल या पावरफुल हो, जैसे मृत्यु के बाद जीवन, तो ब्रेन उसे और भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। यही कारण है कि मिरेकल स्टोरीज हमेशा ज्यादा तेजी से फैलती है, क्योंकि वे हमारी सबसे बड़ी फियर यानी डेथ को चैलेंज करती है और हमें एक होप देती है कि शायद मौत के बाद भी कुछ पॉसिबल है। अब इसी साइकोलॉजी को समझकर कई लोग इन कहानियों को और एम्पलीफाई करते हैं। आज के समय में भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो, तो आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने संजीवनी बूटी देखी है या किसी खास जड़ी से चमत्कारी इलाज हुआ है। लेकिन जब आप उनसे प्रूफ मांगते हो, तो या तो कोई क्लियर एविडेंस नहीं होता या फिर वेग स्टोरीज होती हैं। किसी ने बताया, कहीं सुना, एक बाबा ने कहा। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमोशनल स्टोरीज को लॉजिकल फैक्ट्स से ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब यहां एक और चीज समझना जरूरी है, कन्फर्मेशन बायस, यानी हम वही चीजें मानना पसंद करते हैं जो पहले से हमारे बिलीफ से मैच करती हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से यह मानता है कि संजीवनी बूटी सच है,
तो वह हर उस कहानी पर विश्वास करेगा जो इसे सपोर्ट करती है और हर उस एविडेंस को इग्नोर करेगा जो इसके खिलाफ जाता है। और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी यह रहस्य बना हुआ है, क्योंकि लोग सच जानना नहीं चाहते। वे वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह है कि हर मिथ गलत होता है? जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार मिथ्स के पीछे कुछ सच्चाई भी छिपी होती है, लेकिन वह सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, संजीवनी बूटी का कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि प्राचीन समय में लोग प्रकृति और औषधियों की शक्ति को बहुत गहराई से समझते थे और उन्होंने उस नॉलेज को कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाया। लेकिन समय के साथ वह नॉलेज सिंप्लीफाई होते होते एक चमत्कार में बदल गया। अब अगर हम इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज भी मेडिकल साइंस में ऐसी ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स हैं जो लाइफ सेविंग सिचुएशंस में ऑलमोस्ट मिरेकल जैसा काम करती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान सीपीआर, डिफिब्रिलेटर शॉक्स, इमरजेंसी ड्रग्स, ये सब किसी मरते हुए व्यक्ति को वापस ला सकते हैं। लेकिन हम उन्हें संजीवनी नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास उनके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो क्या फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और पहले नहीं कर पाते थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि संजीवनी बूटी कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं थी, बल्कि नॉलेज गैप का रिजल्ट थी। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर यह सिर्फ साइकोलॉजी और बिलीफ सिस्टम का खेल है तो फिर यह कहानी इतनी पावरफुल क्यों है? क्यों हजारों साल बाद भी लोग इसे याद रखते हैं? इसका जवाब है मीनिंग। क्योंकि हर मिथ के पीछे एक डीपर मैसेज होता है, और संजीवनी ब्यूटी का मैसेज शायद ये है कि हर मुश्किल सिचुएशन में एक सोल्यूशन होता है, चाहे वह कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। ये हमें होप देती है, और होप इंसान की सबसे पावरफुल इमोशन है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम होप और रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाते हैं, जब हम स्टोरीज को इंस्पिरेशन की बजाय लिटरल ट्रूथ मान लेते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां मिथ डेंजरस बन सकता है, क्योंकि तब हम लॉजिक को छोड़कर ब्लाइंड बिलीफ की तरफ बढ़ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज के समय में हमें इन कहानियों को दोबारा समझने की जरूरत है, न कि उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की। क्योंकि अगर हम सच में इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमें यह मानना होगा कि हर कहानी में सच्चाई होती है, लेकिन वह सच्चाई हमेशा सरफेस पर नहीं होती। उसे समझने के लिए हमें सवाल पूछने पड़ते हैं, डाउट करना पड़ता है, और सबसे जरूरी लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां से यह कहानी अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ती है। क्योंकि अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक बिलीफ का और एक रियलिटी का, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही इस पूरे रहस्य का असली जवाब है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को आखिर तक जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या सच में संजीवनी बूटी जैसी कोई चीज मौजूद थी, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? क्योंकि एक तरफ हमारे पास वह घटना है जहां लक्ष्मण जैसे योद्धा को मृत्यु के करीब से वापस लाया गया, और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस है जो अब तक ऐसा कुछ करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाई है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन समय में कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं, या फिर हम उस घटना को गलत तरीके से समझ रहे हैं? अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी एक घटना को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा और धीरे धीरे वह एक चमत्कार बन गई। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत क्रिटिकल हालत में हो और अचानक ठीक हो जाए तो उस समय के लोगों के लिए वह चमत्कार ही लगेगा, क्योंकि उनके पास उसे एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं था। लेकिन आज हम जानते हैं कि कई बार शरीर खुद भी रिकवर कर सकता है, या सही ट्रीटमेंट मिलने पर अचानक कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। तो क्या संजीवनी बूटी भी ऐसा ही एक केस था जिस उस समय के लोगों ने मृत्यु से वापसी मान लिया? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक और सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ मेडिकल रिकवरी थी तो उसे इतनी बड़ी कहानी में क्यों बदला गया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्यों हर बार यह कहानी मौत को हराने के इर्द गिर्द ही घूमती है?
क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां इंसान का डर और उसकी उम्मीद दोनों एक साथ काम करते हैं, और यही चीज इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। अब अगर हम इसे और गहराई से देखें तो पाएंगे कि संजीवनी बूटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक हर्ब का नहीं है, बल्कि एक आइडिया का है, एक पॉसिबिलिटी का टूल कि शायद जीवन को वापस लाया जा सकता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि आज तक किसी भी वेरीफाइड साइंटिफिक रिसर्च में ऐसी कोई जड़ी नहीं मिली जो किसी डेड बॉडी को वापस जीवित कर सके। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे लिटरल रूप में न देखें बल्कि एक संकेत की तरह देखें तो यह हमें कुछ और ही बताने की कोशिश करती है। अब सोचो, अगर हनुमान जी एग्जैक्ट जड़ी पहचान नहीं पाए और पूरा पहाड़ उठा लाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था, या फिर यह एक हिडन मैसेज था कि जब नॉलेज इनकम्प्लीट हो तो इंसान पूरा सोर्स ही लेकर आता है ताकि कुछ भी छूट न जाए? और अगर हम इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखें तो आज भी साइंस इसी तरह काम करती है। ट्रायल, एरर, टेस्टिंग, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और फिर कहीं जाकर एक सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या यह कहानी वास्तव में साइंस की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है, या फिर यह सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है जिसे हमने समय के साथ और मजबूत बना दिया? लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। अगर संजीवनी बूटी सच में नहीं थी तो फिर यह कॉन्सेप्ट इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा? क्यों आज भी लोग इसे सच मानते हैं? और इसका जवाब सीधा है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सच या झूठ के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस चीज के बारे में है जिसे इंसान सबसे ज्यादा चाहता है और सबसे ज्यादा डरता भी है, यानी जीवन और मृत्यु। और शायद इसी वजह से यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जनरेशन इसे अपने तरीके से समझती है। कोई इसे चमत्कार मानता है, कोई साइंस, और कोई सिर्फ एक कहानी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है जो शुरुआत में था। क्या सच में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मौत को हरा दे, या फिर यह सिर्फ इंसान की सबसे बड़ी इच्छा है जिसे उसने एक कहानी का रूप दे दिया? और शायद यही इस पूरे रहस्य का असली सच है कि जवाब अभी भी क्लियर नहीं है, और यही चीज इसे रहस्य बनाती है।